2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में माहौल बनाया है। तमाम योजनाएं नई पार्टी लेकर आई है। इसके अलावा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरी दुनिया ने देखा और उसको भव्य तरीके से मनाया गया। विपक्ष इन सब चीज़ों को लेकर एक तरीके से सदमे में है और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भी निकल कर आया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और भी कई पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन से अलग हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इकट्ठा चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं। सीटों को लेकर जो बंटवारे की स्थिति है वो सपा और आरएलडी में तय हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस से अभी भी मामला फंसा हुआ है। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान मौजूद हैं। सर, आपकी तो जो बंटवारा था सीटों का वो हो गया? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों में बैठ के बातचीत हो गई, सहमति बन गई है और राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। जो सहयोगी पार्टियां, जो अलायंस गुट हैं हमारे, कांग्रेस से भी लगभग बातचीत सकारात्मक है, तय हो गई हैं। वो अभी उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, सारी स्थिति साफ हो जाएगी और गठबंधन ठीक सब मजबूती से लड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं 8 सीटें और अखिलेश यादव ने कहा था और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि 7 सीटें। नहीं, 7 सीटों पे तो उसी दिन सहमति हो गई थी जिस दिन पहली मुलाकात उनकी थी। लेकिन अखिलेश जी ने और जैन जी की और अखिलेश जी की दोबारा जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हमारी रेखा नहीं खींची गई है कि हम 7 सीटों पे रेखा खींच दी गई है। अगर सीटें और जीतने की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी होंगे तो सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं और उन्होंने 8 के लिए भी 8वीं सीट के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी है। तो ये 8वीं कौन सी मानी जाए, कहाँ की मानी जाए? अभी वो सारी सीटें मिला के उसके बाद ही ये सब तय होगा। लेकिन अमरोहा पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी दावेदारी की है और अखिलेश जी ने सहमति उस पर लगभग बने। सारी स्थिति अभी क्लियर हो जाएंगी, सारी सीटें सब वो सामने आ जाएंगी कि कौन कौन सी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़, सारे दल मिलकर वो 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हम सब 80 सीटों पर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसके हिस्से में जो सीटें वो वहीं पर काम करेगा। हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, जो भी पार्टियां हैं, वो 80 के 80 सीटों पर हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शामली को आपने क्लीन स्वीप किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या माना जाए कैराना की लोकसभा सीट अब की बार राष्ट्रीय लोकदल के खाते में होगी? नहीं, कैराना राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, कैराना पे तो बात उसका प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल का होगा। ये सब स्थिति साफ भी हो गई है और बाकी सब हो जाएंगी। सब मुजफ्फरनगर फंसा हुआ है सर? नहीं, फंसा हुआ नहीं है, वो राष्ट्रीय लोकदल के ही पास है और राष्ट्रीय लोकदल का ही उम्मीदवार उसमें होगा। उम्मीदवार कौन होगा ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और सहमति है। मतलब आप कह रहे हैं कि फंसा हुआ नहीं है, क्लियर है आपके खाते में। हरेंद्र मलिक वहाँ से ताल ठोक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं। सवाल हरेंद्र मलिक जी का या उसका नहीं है, सवाल इस बात का मैं फिर कह रहा हूँ कि गठबंधन का ही प्रत्याशी लड़ेगा पूरी 80 लोकसभा सीटों पर। कौन लड़ेगा ये तो सब फैसला हो जाएगा। राजनीति में कुछ पता नहीं कौन किस पार्टी में कब खड़ा है, कब नहीं खड़ा है, किस निशान पे किसको लड़ाना पड़ जाए, ये समय के साथ देखना होगा। क्योंकि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का, वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का है कि कैसे इनकी झूठ का हम पोल खोलने के बाद जनता को उनके हक का कैसे उनको हक दिलाने का काम करें, इस पर विचार कर रहे हैं। और ये सवाल नहीं है कि लड़ेंगे कैसे, लड़ने के लिए हमें देखना कि हम जो हराएंगे उसमें कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 80 लोकसभा सीटों पर है, बहुत सारा हो सकता है कि पूर्व में कहीं हमारे लोग भी चुनाव लड़ें, अखिलेश जी हमारे लोगों का इस्तेमाल कर लें, कांग्रेस हमारे का इस्तेमाल कर लें, हम कांग्रेस, कोई भी ऐसा कुछ नहीं। बागपत में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है और बड़ा जश्न मनाने जा रहे हैं आप लोग। ये माना जा रहा है कि वहाँ से भी राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी रहेगी। देखो, बागपत तो उनकी अपनी परंपरागत सीट है, उसके बारे में सोचना भी या ये भी करना कि भाई वो कहाँ रहेगी, किस पर रहेगी, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, उनकी परंपरागत सीट है। स्वर्गीय श्रद्धेय
चौधरी चरण सिंह जी जो देश के किसानों के महान नेता थे, प्रधानमंत्री थे देश के। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के बड़े नेता हुए, और अब चौधरी जैन जी और उस पार्टी के मुखिया हैं। सीट तो उनकी है, उसमें तो कोई विचार और सर मेरठ अभी कुछ नहीं कह सकते। ये सारी चीज़ें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेता। अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, उसमें समाजवादी पार्टी उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई जितने बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, और वो चुनाव भी अलग अलग ही लड़ा गया था, लेकिन आपने समर्थन तो उनको दिया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दावेदारी आरएलडी की बनती है मेरठ लोकसभा। नहीं, दावेदारी तो बनती है। अभी वो तो हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम तो चाहते हैं कि किसानों की बात के साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो लड़े, और जो लोगों की भावनाएं हैं उसके साथ प्रत्याशी भी तय हो जाएं और दलों के साथ भी सीटों का सामंजस्य हो जाए। ये तो सब अब 4-5 दिन में सारी चीज़ें, मथुरा हाथरस में से कौन सी सर? वो सारी चीज़ें अब 3-4 दिन में क्लियर होंगी। 3-4 दिन में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और सबके सामने आ जाएंगी। प्रत्याशी भी मुझे लगता है, जैसा अभी संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा समाजवादी पार्टी ने तो अपने एक सूची घोषित भी की है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया भी शायद संभवतः वो भी और कांग्रेस के पार्टी के अभी प्रत्याशी जल्दी ही उनका वो चयन कर लेंगे और जल्दी सबके सामने उनके नाम भी। चंद्रशेखर आज़ाद की बात होती है तो ये कहा जा रहा है कि वो जो आएंगे वो राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में ही चुनाव लड़ेंगे, जो सीट है वो उसी कोटे में होगी। अभी ये सब कुछ तय नहीं हो पाया और कुछ क्लियर नहीं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी के करीबी भी हैं, उनके साथी भी हैं, सहयोगी हैं उनके। और ये भी फैसला अभी 3-4 दिन में सब हो जाएगा। नगीना से या बिजनौर से उन्हें ये नहीं कुछ कह सकते, ये तो वो ही तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हों। लेकिन सर होगा तो इन्हीं दो में से एक। अभी कुछ नहीं कह सकते, ये सब बड़े नेता ही बता पाएंगे, जो चौधरी जैन जी और अखिलेश जी बता पाएंगे इस बारे में। तो कांग्रेस पार्टी से जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस सा चल रहा है। कभी कोई बयान आ जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, कभी सपा वाले बोल जाते हैं। तो क्या माना जाए, ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी से बरकरार रह पाएगा लोकसभा के चुनाव की शुरुआत से? देखिएगा, जनता का दबाव है, पूरे देश की जनता का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पानी है। उनका जो कुशासन है, जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो चाहे नौजवान के रोजगार का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे मजदूर का सवाल हो, जिस तरह निजीकरण की तरफ ये देश को धकेल रहे हैं, इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है, और वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ये इकट्ठा रहे, सब लोग इकट्ठा रहें और भारतीय जनता पार्टी को की उस सत्ता से बाहर करें। तो दबाव है, और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी इससे अलग जाने की काम करे। कि बयानबाजी क्या हो रही है, कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इसके बाद आप तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, निजीकरण, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है कि नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में किसी विपक्षी पार्टी का नाम तक नहीं लेते। देखिए, वो उनका अहंकार है, और वो अहंकार में ही वो जी रहे हैं और गलत फहमी में जी रहे हैं। जो उनकी आज तालियां उनके लिए बजा भी रहे हैं, उनको पता नहीं देश हमारा कहाँ जा रहा है, आर्थिक रूप से हमारा देश कहाँ जा रहा है। जो नौजवान है उसके सामने रोज़गार का संकट खड़े हो गया और उसका समाधान ढूंढा, और देश का वातावरण जिस तरह वो भाईचारे को मिटाने का काम कर रहे हैं, जो दूरियां समाज में आपस में द्वेष की वो जो बीज बो रहे हैं, ये देश के लिए भी खतरनाक है। वो ऐसे काम को न जनता स्वीकार करती है। इसीलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो सब इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ेंगे। जो आज दिख रहा है वो कल आपको नहीं दिखेगा। सारे लोग इकट्ठा मिलेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे आपके बिहार में राजद हो, चाहे आपके अखिलेश जी हों, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, सब लोग इकट्ठा मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर करने का काम करेंगे, सत्ता से बाहर करने का काम। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक प्रोग्राम चला रही है जो इनका मुस्लिम मोर्चा है, उसके तहत नरेंद्र मोदी भाईजान, थैंक यू नरेंद्र मोदी भाईजान, और उत्तराखंड में यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं, क्या
मुस्लिम महिलाओं को अपनी तरफ करने की ये एक स्ट्रेटजी है बीजेपी की, या कहीं ना कहीं जो वोट बैंक विपक्ष का माना जाता है उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश? देखिएगा, जो भी कार्यक्रम ये कर रहे हैं, कार्यक्रम तो इनकी ये बहुत कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है, इनको समझ रही है, इनकी नीतियों को समझ रही है, जो इनके कार्यकलाप हैं उनको भी जनता समझ रही है। उनको लग रहा है कि भाई देश को ये अच्छी तरह साधने का काम नहीं कर रहे हैं, आम जनता का अहित कर रहे हैं। तो उन चीज़ों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चुनाव में। चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा इनका कोई योजना चला रहा, कोई प्रोग्राम चला रहा, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जनता ना उनकी बात को सुन रही है। ये सब उत्तराखंड वाला जो बिल आ रहा है सर, इसका इम्पैक्ट क्या देगा? कोई खास उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं नहीं समझता कि जो चुनाव के टाइम पे इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं उससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए, आम जनता के लिए इन्होंने कुछ दिया नहीं है। नौजवान को, महिलाओं को कितने अत्याचारों में, बहुत अत्याचारों कहाँ सुरक्षित आई हैं। आज ब्यूरोक्रेसी, हावी ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है। ये तमाम नेता जो उसके माध्यम से ही देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जनता इनसे खुश है। इंडिया गठबंधन के साथ है और उन्हीं का दबाव है, जनता का दबाव है कि सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, इसको बाहर निकालने के लिए सब इकट्ठा हैं और इकट्ठा ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें आने वाले एक हफ्ते बाद सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। मायावती भी आएंगी? बहन जी को आना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि बहन जी को आना चाहिए। ये सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान को बचाने का सवाल है, और अगर वो उनको मानती हैं तो उनको कहीं ना कहीं साथ खड़ा होना चाहिए। ये उनको सोचना पड़ेगा। इसके परिणाम मतलब जनता इसको माफ़ नहीं करेगी अगर ये कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राष्ट्रीय लोकदल ये मान रहा है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, उसमें अभी कहीं ना कहीं एक जो सहिष्णुता की स्थिति है वो बनी हुई है। और उम्मीद ये है कि सभी पार्टियां साथ आएंगी, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगी। उम्मीद बसपा की मायावती से भी है, जो कुछ दिन पहले ये कह चुकी हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को तो धोखेबाज तक बताया था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।